हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में, इस चैनल में। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग जो है टेक्नीशियन का जो है पूरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ग्रेड 3 का। ठीक है, वो 2024 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, ऑल रेलवे एग्ज़ाम। ठीक है, ऑल रेलवे एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रीवियस PYQ करने वाले हैं। ठीक है, PYQ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि जितने भी हो रहे हैं 2024 में हुए हैं उनका हम करने वाले हैं। जो कि स्टार्ट हम लोग पहले किस चीज़ का करेंगे, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ के चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर पहले से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और 40 क्वेश्चन का सेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आइए, निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी प्रेषक कौन सा है। ठीक है, तो प्रभाव कौन डालता है, कह रहा है क्वेश्चन कि इन मटरों के पौधे में मेंडल द्वारा जब प्रयोग किया गया था तो प्रभाव कौन डालता था प्रभावी। तो इनमें कुछ 7 इन्होंने नियम दिया था, 7 नियम दिया था, और सातों को हम लोग को याद करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन जाके बनेगा। तो इनमें बौना पौधा नहीं डाला था प्रभाव, झुरीदार नहीं डाला था, हरे बीज नहीं डाला था। हरे के जगह पर कौन डाला था, तो पीला डाला था, पर पीला प्रभावी डाला था। गोल की जगह पर कौन डाला था, झुरीदार की जगह पर कौन डाला था, तो गोल डाला था। बौना के जगह पर कौन डाला था, तो लंबा डाला था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो गोल हो जाएगा। गोल हमारा क्या था, प्रभावी था। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन जो है इसको हम दिखाते हैं। देखिए, लंबाई में लक्षण प्रभावी है अप्रभावी, 7 नियम दिया था, इनको आप रट जाना है। लंबाई में जो है प्रभावी कौन डाला था, तो लंबा वाला डाला था, और बौना नहीं डाला था। ठीक है, बौना क्या था, अप्रभावी था। और बीज की आकृति में गोल वाला प्रभावी था, और झुरीदार क्या था, प्रभावी था। तो हमें पूछ रहा है क्या, प्रभावी वाला पूछ रहा है, तो प्रभावी वाला कौन सा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। पुष्प का रंग वाला में तो सफ़ेद अप्रभावी, बैगनी प्रभावी। पीले रंग का फली का रंग क्या था, तो हरा प्रभावी, पीला क्या था, अप्रभावी। फली की आकृति में प्रभावी कौन था, ये फैली हुई, और अप्रभावी में सिकुड़ी हुई। तो क्या वर्ड बोला है, मेंडल द्वारा मटर के किए गए प्रयोगों में प्रभावी प्रेषक कौन सा है, तो प्रभावी प्रेषक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गोल बीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गोल बीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हरे बीज है, आप कहेंगे कि यहाँ पे हरा प्रभावी है, तो हमें हरा बीज पूछा, तो हरा बीज यहाँ पे दोस्तों, हरा बीज जो कि हरा अप्रभावी था, और प्रभावी कौन था, तो पीला। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, ये रट जाना है दोस्तों, तभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे पहुंचते हैं। सेकेंड पे कह रहा है कि यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पायरुवेट में कितना है, तो पायरुवेट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। जब C6, एक मिनट, जब जब C6H12O6, ठीक है, जब बनता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट बनेगा, या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनता है इथेनॉल। बनता है क्या, बनता है दोस्तों, इथेनॉल। तो इसका इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इसका सिर्फ आधा कर देना है। ग्लूकोज को हम आधा कर देंगे तो हमारा C3H6 और O3, ये हो जाता है इथेनॉल का। क्या हो जाएगा दोस्तों, इथेनॉल का सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो इथेनॉल प्राप्त होता है। और पायरुवेट का कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाता है दोस्तों, 3 अणु हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 कार्बन अणु है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है कोलाइडी कणों में। देखिए, टिंडल का प्रभाव जब भी होगा तो कोलाइडी कणों में होता है। ठीक है, और वो भी टिंडल का प्रभाव जब भी होता है तो किस में होता है, तो समांगी या विसमांगी। तो किस में होता है दोस्तों, विसमांगी मिश्रण में होता है। किस में होता है, विसमांगी मिश्रण में होता है टिंडल का प्रभाव। ठीक है, क्यों, क्योंकि विषमांगी जब होता है तो उनमें मिश्रण जो है पूर्ण रूप से घुला नहीं रहता है, बल्कि उनके छोटे छोटे कण दिखते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होगा दोस्तों, टिंडल का प्रभाव।
क्या होगा दोस्तों, टिंडल का प्रभाव। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की प्रक्षेपित प्रवस्था है। ठीक है, मक्खन कैसा है दोस्तों, मक्खन जो है कैसा है, गैस है, नहीं, खत्म। ठोस है, नहीं, केवल ठोस नहीं है, मक्खन क्या है, अर्ध ठोस भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और ठोस और द्रव दोनों है, नहीं, ठोस नहीं है, ये क्या है दोस्तों, तो सिर्फ क्या है, द्रव है। ठोस क्या होता है, जैसे ठोस क्या है, चीनी क्या है, ठोस है, लकड़ी क्या है, ठोस है। तो ये मक्खन जो है क्या है, द्रव है। मक्खन क्या है, द्रव। जब आप देखते होंगे कि जब दूध को कहीं मशीन के द्वारा पेरा जाता है तो उससे मक्खन जब निकलता है तो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, क्या होता है, द्रव के अवस्था में होता है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये जो क्वेश्चन छोटा छोटा दिख रहा है, ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है और ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन हमने एग्जाम वाले जो होते हैं वो उनसे उठाया है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये आप एसके सर का जो है क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा होगा तो यह सब क्वेश्चन आप मार देंगे। ठीक है, हम दिखाते हैं एसके सर का क्वेश्चन और उसमें यह लिखा हुआ है लिंग परिवर्तन दिखा। ठीक है, तो एसके सर का आप बुक फॉलो करिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होता है उसको बनाइए। तो ठीक है, सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने क्या बोला है कि लिंग परिवर्तन कर सकता है, यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। तो कौन होता है दोस्तों, हमारा घोंघा होता है। घोंघा का जो बाहरी आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के CO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका जो पूरा शरीर होता है वो मांसल युक्त होता है। मांसल क्या होता है, युक्त होता है। ठीक है, मांसल युक्त होता है। और ये इनमें अकशेरुकी है, क्या है दोस्तों, इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, हड्डी नहीं पाया जाता है इसमें। सिर्फ टू क्या आता है, मांसल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि वृषण वृषण जो है उदार गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं। वृषण कहाँ पे होता है, तो उधर गुहा के बाहर। गुहा का मतलब होता है कैविटी, मतलब कोई खाली स्थान होता है। ठीक है, गुहा का मतलब जो होता है कैविटी, इसका आंसर इंग्लिश क्या होता है, कैविटी होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कैविटी, CAVITY, कैविटी, जो कि खाली स्थान होता है। क्या होता है दोस्तों, खाली स्थान होता है। ठीक है, खाली स्थान होता है। क्वेश्चन को आप समझिएगा। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए इसकी निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। अब जब शुक्राणु जो निर्माण होता है तो आपका तापमान जो होता है कम होता है। क्या होता है दोस्तों, शरीर का जो सामान्य तापमान से कम तापमान होता है, तभी ये शुक्राणु जो होता है निर्माण होता है। ठीक है, ये शुक्राणु निर्माण होता है। उच्च तापमान में नहीं होगा, उच्च तापमान में नहीं होगा, शरीर के समान तापमान भी नहीं होगा, और शरीर के समान तापमान से भी अधिक नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा, शरीर के समान तापमान से कितना कम होने पर जो है ये शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ये आप याद करिए इसको, और फिर से आप लोग इसको देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, विकल्पों में दिए गए स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के बराबर है। ठीक है, तो क्या होता है, आंसर क्या होता है दोस्तों, 6.1 G का जो मान होता है, कैपिटल G का 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है आपका जी का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और ये जी का जो मान होता है सभी जगह क्या होता है, सभी ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में
पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है, एक जगह बराबर होता है, सभी जगह क्या होता है, बराबर होता है। इनका मान जो है कहीं नहीं बदलता है, इनका जो मान कहीं नहीं बदलता। हाँ, अगर बात करते हैं स्मॉल जी की, यानी कि स्मॉल जी की, एक मिनट दोस्तों, स्मॉल जी का अगर करते हैं, स्मॉल जी का अगर बात आप करते हैं तो इनका जो होता है 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्मॉल जी का मान जो होता है न्यूटन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इनका जो मान होता है ये बदलता है, कहीं एक समान नहीं होता है। अगर आप कोई नॉर्मिकल बना रहे हैं, अगर पूरा पूरा उसमें मान है तो कहीं कहीं 10 भी ले लिया जाता है। ठीक है, बनाने में, और ये ऐसे इसका एक्यूरेट मान कितना कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कहीं कहीं आप जब नॉर्मिकल बनाते हैं तो 10 पर बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इनकी जो है, ये जो है इनका ब्रह्मांड में कहीं कहीं बदलता है, घटता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से आप ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। अगर पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, अगर गुरुत्वीय सेंटर पर जाते हैं, सेंटर में क्या होता है तो सेंटर में जीरो होता है। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बनता है, बदलता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर बी नंबर को हो जाएगा, जो कि क्या है तो 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, या फिर के जी इन्वर्स, इसको के जी इन्वर्स 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 8 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डाइन्यूक्लियर एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है। क्या है, निम्नलिखित में से किस जीवन की प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिलिपि के निर्माण का आधारभूत घटना है। तो किस में ये काम करता है दोस्तों, आपका परिसंचरण का मतलब होता है कि जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण में ब्लड इधर उधर होता है तो उसमें डीएनए काम करता है, नहीं करता है, खत्म हो गया। मलोत्सर्जन का मतलब क्या है कि जब बड़ी आंत से मल के द्वारा पूरा मल जब निकलता है तो उसमें डीएनए का कोई भाग है, नहीं है। श्वसन में आपका डीएनए का भाग है, नहीं है। जब आप श्वास लेते हैं तो उसमें डीएनए का कोई भी भूमि नहीं है। तो हमारा डीएनए का मुख्य रूप क्या है तो प्रजनन करने में होता है। किस में होता है दोस्तों, प्रजनन करने में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है कि द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सही है। आइए तो सही वाला हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो द्रव्यमान और जड़त्व में तो एम बराबर आप लोग जानते होंगे, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आई स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, आई स्क्वायर होता है। अगर आप बात करते हैं जिसे आई का मतलब होता है इनरेशिया, क्या होता है दोस्तों, इनरेशिया, यानी कि इसको जड़त्व बोलते हैं, और ये द्रव्यमान होता है, यानी कि दोनों जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप जड़त्व को बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान को अगर बढ़ाते हैं तो जड़त्व बढ़ेगा, अगर जड़त्व को बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। या फिर एम को हटाते हैं तो एम बराबर आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये त्रिज्या यानी कि लंबाई जितना बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान उतना बढ़ेगा, इस तरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो द्रव्यमान जड़त्व से स्वतंत्र होता है, नहीं। द्रव्यमान जो है जड़त्व जो है द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। अगर द्रव्यमान से कहने का मतलब है कि ये अलग काम करेगा और ये अलग काम करेगा, नहीं। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो ये तो दोनों क्या हो गया, दोस्त हैं, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो खत्म हो गया। तीसरा नंबर, जड़त्व द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती, नहीं। जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती, क्या है, समानुपाती, ये भी खत्म हो गया। अगला है
कि उपलब्ध आंकड़े किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं पर्याप्त तो है। हमारा जो पर्याप्त तो है कौन सा है, तो जड़त्व जो है द्रव्यमान के क्या होता है समानुपाती, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। जड़त्व जो है द्रव्यमान के क्या होता है, हमारा यहाँ पे समानुपाती होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्या है दोस्तों, अपचयन, यानी कि अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का क्या होता है, जुटना। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, कॉपर ऑक्साइड का, सॉरी, अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर, क्या कॉपर का सूत्र क्या होता है, आप जल्दी बताइए। कॉपर का सूत्र CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड का रूपांतरण जब होता है तो कॉपर में रूपांतरण होता है, यानी कि ये अलग हो जाते हैं और ये अलग हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन हट जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्साइड में रूपांतरण नहीं, जब कॉपर जो है Cu+O जब बनेगा तो CuO हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात करते हैं तो कौन सा अभिक्रिया, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, तो ये तो होगा नहीं अपचयन में, गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण होगा, यानी कि हटेंगे दोनों। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ देगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है कि निकेल उत्प्रेरक है। क्या है दोस्तों, निकेल क्या है, उत्प्रेरक है। तो हमारा कहाँ काम करता है, तो वनस्पतिक तेल में काम करता है, जो कि हम वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का काम लेते हैं, तो निकेल का ही तो लेते हैं दोस्तों। किसका लेते हैं, निकेल का ही तो लेते हैं। ठीक है, निकेल का लेते हैं। तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें याद रखना है कि क्या कहलाता है, तो योगज अभिक्रिया। क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, योगज अभिक्रिया। हमारे हिसाब से तो इसको कहना चाहिए संयोजन भी अभिक्रिया, क्योंकि ये जुट रहे हैं। ये क्या हो रहा है, जोड़, तो युग माने क्या होता है, योग माने जुटना, ये योगज अभिक्रिया कहलाते हैं। पूर्णवियास अभिक्रिया नहीं, दहन की अभिक्रिया, इसमें जलना फलना नहीं, खत्म हो गया। विलोपन अभिक्रिया भी खत्म हो गया, नहीं। इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, तो योगज अभिक्रिया होगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन जो होते हैं याद करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, योगज अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्तंभ 1 और 2 का मिलान कीजिए। क्या करिए दोस्तों, मिलान कीजिए। स्तंभ 1 हो गया, स्तंभ 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अपरा या फिर डिम्बवाहिनी या गर्भाशय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरा में अपरा पोषण करता है, और डिम्बवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है, और गर्भाशय क्या होता है, अंतरोपण होता है। यही तो करना है। ठीक है, क्या होता है, डिम्बवाहिनी क्या होता है, निषेचन होता है, अपरा क्या होता है, पोषण होता है, और गर्भाशय क्या होता है, अंतरोपण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। ये जो छोटा क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई छोटा क्वेश्चन हमने नहीं किया, बल्कि एग्जाम में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं पे छोटा हो जाता है तो कहीं पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, उमा जो है 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। 60 मीटर कोई पुल है, यानी कि स्विमिंग पूल होगा या पुल होगा, 60 मीटर पुल है। ठीक है, ये पुल मान लीजिए 60 मीटर लंबे पुल है। वह 1 मिनट में एक छोर से, क्या छोर से, 1 मिनट में एक छोर से, 1 मिनट में एक छोर से, यानी यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। दूसरे छोर 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक, और वापस जो है, वापस वह सीधी रास्ता पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। कि जाने में कितना लगा, 60 मीटर, तो वापस आने में कितना, टोटल कितना लग जाएगा, 120 मीटर। तो हमें 120 मीटर इन्होंने बता दिया। क्या बताया है कि 120 मीटर बता दिया है।
तो दूरी तय करता है। तो उमा का औसत वेग क्या है? उमा का औसत, तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके लौट गई है। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके लौट गई, तो इसका वेग जो हो जाएगा, औसत वेग क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है? ठीक है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसके बारे में पूछा है? तो मुख्य फोकस को, हमारा भी फोकस भी कहाँ भी होना चाहिए? हमारा फोकस भी होना चाहिए मुख्य फोकस के। क्या होना चाहिए? मुख्य फोकस का ही होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, इसको पकड़ के रखना है, मुख्य फोकस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मुख्य फोकस यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है। जैसे कि ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, बात का मतलब ये अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? ये समानांतर रेखा है। ठीक है, नक्ष है। और ये यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, सेंटर होता है। और यहाँ पे क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह सदा ध्रुव यानी कि पोल और वक्रता केंद्र के बीच होता है। सही बात है, बीच तो है। क्या है? बीच तो, बीच में तो है। कितना है? कहाँ पे? बीच पे तो है। सही बात है, पहला तो हमारा सही हो गया। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। इसकी आकार जो है, यानी कि फोकस जो है दर्पण के आकार पर निर्भर करती नहीं। दर्पण के आकार पर कैसे निर्भर करेगी? ये तो दर्पण के आकार पर नहीं करती है। दर्पण के आकार पर क्या करती है? दर्पण के आकार पर फोकस निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। अरे यार, जब हमें पहले ही बोल दिया है कि सेंटर और फोकस के बीच रहेगा, तो फोकस सेंटर पर कैसे रहेगा? ठीक है, सेंटर पर कैसे रहेगा? ये तो फोकस और के वक्रता केंद्र और पोल के बीच में रहेगा फोकस। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलती हो गया। तो केवल केवल कौन सा हमारा सही हो जाएगा? केवल हमारा ए नंबर हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखा रहा है। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर, जो कि राइट आंसर यही है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को आप दिमाग से अच्छे से मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, पकड़िए इसको, अंतःस्रावी ग्रंथि पकड़िए, बहिःस्रावी नहीं बोला है, अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो हम बता दें दोस्तों कि हमारा जो पीयूष ग्रंथि है, या फिर इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या फिर अब टू ग्रंथि, सब इन्हीं को बोलते हैं। और ये वृद्धि हार्मोन है। क्या है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है? वृद्धि हार्मोन है। तो ये वृद्धि हार्मोन, ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसी से एक वृद्धि हार्मोन निकलता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। अधिवीर ग्रंथि नहीं, अग्नाशय नहीं, थायराइड ग्रंथि नहीं, और ये हमारा पीयूष ग्रंथि, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है कौन? तो पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। इसका अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि तो बोलते ही हैं, अब2 ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद जो है, एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। एक गेंद है। ठीक है, ये एक गेंद है। ठीक है, और ये एक टावर है, ये टावर है। ठीक है, इस तरह से होते हैं, ऐसे करके कैसे कैसे होता है। ठीक है, ऐसे करके कैसे कैसे होता है। ये इसका शीर्ष है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा दे, ठीक, रहने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मिटा देते हैं तो और अच्छी हो जाएगा। ठीक है, ये टावर हमारा है, ये हमारा क्या है? टावर है दोस्तों। ये टावर यहाँ पे आया। ठीक है, ये यहाँ से
एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से यहाँ से शीर्ष से गिराया जाता है, यानी कि गिर रहा है टावर से, गेंद गिर रहा है, ठीक है, गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर, यानी कि यहाँ पे मध्य बिंदु पे पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो देखिए हम पहले बताते हैं इन दोनों का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mg और h, ठीक है। दोनों समझिएगा बात को। केवल अगर गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है, केवल इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में पूछा है तो बीच में तो हाइट भी है दोस्तों, बीच में अगर नीचे से बात करते हैं तो हाइट भी है। हाइट जब है तो इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो कॉमन है, इसमें भी द्रव्यमान है, इसमें भी द्रव्यमान है। अगर ये जो वेग है, ये भी वेग जो है इसके बराबर ही तो है गुरुत्वीय त्वरण, इसमें भी वेग है, इसमें भी वेग है, ठीक है। तो ये जो है तो इसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इसमें जो हाइट की वजह से एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा इसमें कहाँ से आ जाएगा, गलत है। केवल स्थितिज भी नहीं होगा, केवल स्थितिज भी नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ भी है, द्रव्यमान यहाँ भी, वेग यहाँ भी है, वेग यहाँ भी, तो केवल स्थितिज भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज और गतिज दोनों हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज और गतिज हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर नीचे पूछता तब जाके सिर्फ गतिज ऊर्जा हम मार सकते थे, अगर ऊपर पूछता तो हमारा स्थितिज ऊर्जा मार सकते थे, लेकिन जब बीच में पूछा तो ये वेग में भी है और ये हाइट में भी है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा स्थितिज और क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस पे दोस्तों, 17 पे। चलिए, कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन क्या है सही है, ठीक है। तो पहला जो कथन हमारे पास दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है दाब लगाने पर, यानी कि दाब बराबर, पहले जान लेते हैं दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगर इसका अगर निकालिएगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना लंबाई, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर आयतन की बात करते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो हमारा जो LB इसका भी लंबाई का भी मीटर होता है और चौड़ाई का भी मीटर होता है, तो हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये दाब का क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। दाब लगाने पर अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ताप घटाने से द्रवीकृत हो जाते हैं। अगर दाब हम लगा रहे हैं, दाब हम लगाते हैं और ताप घटाते हैं, दाब लगाएं, ताप घटाने से गैस क्या हो जाती है, द्रवीकृत हो जाती है। क्यों, ये तो हमारा बात सही है। क्यों सही है, जब हम सिलेंडर भरते हैं तो दाब हम लगाते हैं और ताप को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ताप हमारा उसमें कुछ नहीं रहता है, ताप हम नहीं बढ़ाते हैं। तो हमारा जो उसमें जो भरते हैं तो हमारा जो क्या होता है, तो एक लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। क्या फॉर्म में आता है, लिक्विड के फॉर्म में वो रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दाब भी है, प्रेशर भी उसमें का पूरा है और हमारा टेम्परेचर उसमें घटा दिया गया है, तो हमारा जो बन जाता है तो लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। तो ये तो हमारा बात क्या है, सही है, सही है। अगला क्या बोला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस यानी कि CO2, ठीक है, CO2 को
उच्च दाब में करेंगे, उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। ये भी बात हमारा क्या है, सही है। CO2 को हम किस दाब पे करते हैं, उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं। इसको जहाँ भी जमा करना होता है तो उच्च दाब यानी कि प्रेशर के साथ हम इसको जमा कर सकते हैं। तो हमारा जो दोनों बात क्या है, तो दोनों बात हमारा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 और कथन दोनों हमारा क्या है, तो हमारा कथन 1 और 2 सही है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो है प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। यानी कि प्रतिरोधक अगर R1 R2 R3 है, अगर इसको समानांतर में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है, ठीक है। और इसको पूरा अगर सोल्व करना हो तो 1/R बराबर 1 2 3/R1 R2 R3 और R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, तो ऊपर चल जाता है 3/R, सॉरी, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बटा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि समानांतर क्रम में बात करना है, समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं बराबर होता है। इसके जो होता है ये वाला और ये इसके बराबर होता है, ये और ये इसके बराबर होता है, नहीं बराबर होता है। अगर गलती वाला पढ़ते हैं, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से अधिक होता है, नहीं, ये भी क्या होता है, गलत है, अधिक नहीं होता है, ना तो बराबर होता है, क्या होता है, तो ये कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कुल प्रतिरोध उच्च प्रतिरोधक के बराबर होता है, नहीं, ये तो यही बात बोला है, ये वाला और ये वाला तो एक ही बात बोला है, तो क्या वो है, तो हमारा जो आंसर हो जाए कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है, तो कम होता है। अगर हम श्रेणी की बात करें तो जैसे कि देखो, अगर चलिए समांतर में ही हम बात करते हैं अच्छे से इसको समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है, चलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हमारा 2 ओम है, 1 मिनट, अगर हमारा 2 ओम है, एक दोस्तों कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, ठीक है। अब इसमें अगर जोड़िए समानांतर क्रम में तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा और ये 3 और ये 2 और टोटल कितना हो जाएगा, 5/6। अगर उलटिएगा R बराबर लिखिएगा तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 5, जो कि 1.2 हो जाएगा, 1.2 ओम हो जाएगा। क्या इन सभी से ये बराबर बड़ा है, नहीं है। अगर इन श्रेणियों को इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है, 5 हो जाता है। अगर R बराबर अगर 1/R लिखिएगा तो कितना हो जाता है, 1/5, जो कि 0.2 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0. ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो क्या सदैव कुल प्रतिरोध जो होता है सदैव अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है, हमारा कम होता है, क्या होता है दोस्तों, कम होता है, क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में जो वायु नशादार होता है, वायु जो हम कंठ के पास जो होता है वो उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉस्ट्रिल्स। वायु में नशा द्वार नशा द्वार का मतलब क्या होता है, नाक, नशा द्वार का मतलब क्या होता है, नाक। तो कह रहा है कि मनुष्य में जो वायु होता है नाक के द्वारा, नशा द्वार नहीं पढ़ें तो मनुष्य में वायु के नाक के द्वारा, नाक के माध्यम से प्रवेश करती है, यानी क्या, हवा प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से प्रवाहित होते हुए, यानी कि वायु जो है कंठ से प्रवाहित होते हुए फेफड़े में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपातित यानी कि कॉलसेप्स ना हो। तो नशा यानी नाक के द्वार बड़े बड़े छिद्र होते हैं,
गलत है। नाक के द्वारा बड़े बड़े रोम होते हैं, नहीं। मुख गुहा का साइज, नहीं। तो उपास्थि के वलय पर क्या होता है दोस्तों, ये प्रीवियस ही क्वेश्चन है। उपास्थि के वलय पर, किसके दोस्तों, उपास्थि के वलय पर, ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। कह रहा है कि किसी गैस को द्रवित किया जाता है। देखिए पिछला ही क्वेश्चन था दोस्तों, पिछला क्वेश्चन था, तो हमने इसको बिना ऑप्शन देखे हमने क्या बोला था कि कोई गैस जो है द्रव कब बनेगा, तो उच्च दाब इसको देंगे। दाब क्या देंगे, उच्च दाब देंगे, यानी कि दाब क्या बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर को क्या करेंगे, ये दाब हो गया, और ये टेम्परेचर यानी कि ताप हो गया। दाब को हम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को घटाएंगे, तब हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, द्रव बन जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाए यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है निम्न दाब और निम्न ताप, गलत। निम्न दाब और उच्च ताप, नहीं, गलत है। उच्च दाब, ठीक है, उच्च ताप, ये भी गलत हो गया। उच्च दाब यहाँ पे ठीक था, लेकिन उच्च ताप गलत हो गया। उच्च दाब और निम्न ताप हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है, जो उच्च दाब और निम्न ताप हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, किसी गैस को किसके द्वारा, यानी कि किसके द्वारा द्रवित किया जाता है, तो उच्च दाब और निम्न ताप, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग को पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो हम पीएच जो ये हमारा 0 से कहाँ तक होता है दोस्तों, 14 तक होता है। स्केल हमारा 0 से 14 तक होता है, इस तरह से ऐसे 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 दिया रहता है। और हमारा जो 7 होता है, 7 होता है उदासीन होता है, यानी कि 7 का जो होता है उदासीन होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और जितना हमारा जो इधर 0 की तरफ बढ़ेगा, तो हमारा इधर क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, अम्ल होता है। और जितना 7 से उधर बढ़ेगा 14 की तरफ, तो वो क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षार। अगर जितना 0 की तरफ है उतना ही प्रबल अम्ल है। क्या है दोस्तों, प्रबल अम्ल है। क्या है दोस्तों, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और जितना 14 की तरफ है उतना ही प्रबल क्या है, क्षार है, ठीक है। तो हमारा जो पीएच स्केल है, पोटेंज करके होता है। तो ये कहीं कहीं क्वेश्चन देगा दोस्तों कि पीएच में पी का मतलब क्या होता है, तो पोटेंज होता है दोस्तों, पोटेंज होता है, ठीक है, पोटेंज होता है, याद रखिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्वेश्चन कुछ और है। तो पीएच स्केल में किस विलयन का स्तर नापते हैं, तो अम्ल और क्षार का हम क्षारीयता और अम्ल और क्षारीयता का मापते हैं। पीएच में किसका करते हैं, तो अम्ल और क्षार को मापते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, अम्लता और क्षारीयता को नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में, पादप माने पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा। पादप कोशिकाओं में, कोशिका क्या है, तो हमारा जो छोटा छोटा यानी कि शरीर का हो, किसी का भी एकदम सूक्ष्मतम इकाई जो है हमारा कोशिका है। यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिल मिलकर क्या बनता है, तो शरीर हमारा बनता है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्यों, क्योंकि 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 क्या होता है, गलत वाला पढ़ते हैं अगर, तो उनके पास कोशिका द्रव नहीं होता है, गलत बात है। अरे यार, ये तो कोशिका भित्ति में द्रव द्रव तो रहेगा ही रहेगा, रहता है ना। ये प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होती है, गलत है। ये प्रकाश संश्लेषण का नहीं, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें हमारे पास किसकी आवश्यकता है, तो पत्ती की आवश्यकता है। पेड़ पौधे में क्या होता है, पत्ते होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, पत्ते की आवश्यकता है।
पत्ता हमारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो हमारा किसकी ज़रूरत है, पत्ते की, ना कि ये कोशिकाओं का जरूरत, कोशिका भित्ति की ज़रूरत है। उनके पास उचित आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, गलत है। अगर उनके पास उचित नहीं रहेगा तो ये एक पौधे से ये जनन कैसे करेंगे, ठीक है, जनन कैसे करेंगे, तो होते हैं उनके पास। तो हमारा ये जो सही वाला ऑप्शन है ये है। तो ये क्या है, तो पादप कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से ये क्या करता है, तो बचाता है। हमारा जो है बता दें एक और चीज़ कि शरीर में होता है कोशिका झिल्ली और पादप में होता है कोशिका भित्ति। और ये जो होता है वन लेयर का मतलब क्या है, ये बाहरी परत होते हैं। और ये बाहरी परतों से हमें क्या करता है कि बचाता है, शरीर को क्या करता है, बचाता है। तो इनका जो काम है कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, तो इनका काम क्या है, तो बाहरी प्रभाव से क्या करते हैं, तो बचाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, 23 पे ये सेशन लंबा होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब अवतल दर्पण तो ऐसे बनता है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया पोल, ये समानांतर रेखा, ये प्रधान अक्ष हो गया, और ये हो गया अनंत, और ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, एक मिनट, ओके 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 ओके, हाँ चला, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है दोस्तों, एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, अब संभाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। तो क्या बोला है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक और उल्टा, और बिंब माने होता है वस्तु, बिंब यानी कि बिंब वस्तु की, बिंब का मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिंब का मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। ठीक है, इनके साइज समान कहाँ पे होते हैं और वस्तु किस स्थिति पर, तो ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए, एक होता है सेंटर पर इसका वस्तु, और एक होता है सेंटर और अनंत के बीच में वस्तु, और एक होता है सेंटर पर, और एक होता है सेंटर और फोकस के बीच, और एक होता है सेंटर पे, और एक होता है सेंटर और पोल के बीच में होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है। तो हम बता दें, अगर नंबरिंग सिस्टम कर देते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, एक मिनट, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर कहाँ पे, फोकस पे, 2 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो 1 नंबर कहाँ पे, फोकस पे, 2 नंबर कहाँ पे, ये 4 नंबर के पास, 3 नंबर कहाँ पे, सेंटर पर ही, और 4 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, 5 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, और छठा जो होता है, छठा यहाँ पे होता है। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे होता है। तो देखिए, और बता देते हैं, उल्टा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये दर्पण के जो पीछे बनता है दोस्तों, वो काल्पनिक बनता है। दर्पण के इधर जो भी बनेगा वो वास्तविक बनेगा। और समान साइज का कहाँ पे बनता है, तो सेंटर पर ही बनता है। यानी कहाँ पर बनता है दोस्तों, सेंटर पर ही बनता है। तो यानी कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु अगर रखेंगे तो हमारा समान साइज का और वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, है कि नहीं, उल्टा, वास्तविक उल्टा और समान बनेगा कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पे बनता है फोकस पे और फोकस के बीच में, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, छोटा छोटा बराबर, और ये बड़ा बनता है। यहाँ पे बहुत ही अनंत पर क्या बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। क्या बोला है कि हमारा बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु की साइज के समान होती है। कहाँ पे, किस स्थिति में, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा साइज समान और बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में निषेचन के संबंध में क्या होता है। यानी कि बात कहने का मतलब ये कह रहा है कि पौधे में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, यही कहना चाह रहा है ये। तो हम लोग जो है डायरेक्ट पढ़ लेते हैं सही वाला। क्या कहता है
कि परागकण द्वारा निर्मित, यानी परागकणों के द्वारा, यानी पराग कोश में होता है परागकण, पराग कोश में पराग कोश में होता है क्या, परागकण, ठीक है, पराग कोश में होते हैं परागकण। परागकणों द्वारा, यानी किसके द्वारा, परागकणों के द्वारा नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मकों के साथ क्या होता है, संलयन होता है। ये सही बात है। जैसे कि पौधे के फूल में होते हैं, एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, तो नर जनन भाग है, और स्त्री केसर क्या है, तो मादा जनन भाग है। तो ये दोनों जब संलग्न होंगे, यानी कि संलयन करेंगे, युग्मज बनाएंगे, तो अभी तो हमारा क्या होगा, निषेचन होगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन पढ़िए, तो अंडाशय द्वारा निर्मित, ठीक है, अंडाशय द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में संलयन करती है, नहीं, अंडाशय के द्वारा नहीं। अंडाशय जब हो जाएगा तो फल बन जाएगा दोस्तों। अंडाशय जब अंडाशय के द्वारा करेगा तो अंडाशय तो खुद तो फल का निर्माण करने लगता है, निषेचन होने के बाद अंडाशय का जब निर्माण होने लगता है। बीजांड द्वारा निर्मित नर जनन, ये भी गलत है। जब बीजांड ही बन जाएगा तो जनन कहाँ से होगा। परागकणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिकाओं वर्तिका में विद्यमान युग्म के साथ करता है। वर्तिका कहाँ से, ये वर्तिका कहाँ से, ये तो ठीक है, ये वर्तिका कहाँ से आ गया, गलत है। वर्तिका वर्तिकाग्र में विद्यमान कैसे मादा होगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। परागकणों के द्वारा निर्मित जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्म के साथ क्या करती है, संलयन करती है, याद रखिएगा, ठीक है। और फूल में होता है स्त्री केसर, पुंकेसर, और बाह्य दलपुंज, ये सब जो बाह्य दलपुंज है, जो ये पुष्प जो लगे होते हैं, उनका जो बाहरी जो होता है हरे रंग का बाह्यदल पुंज होता है, ठीक है। बाह्यदल का जो पुंज होता है बाह्य हरे रंग का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है। आयनिक यौगिक का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे कि सोडियम पे प्लस, और क्लोरीन पर, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तभी जाके बनता है NaCl। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है। ग्लूकोज नहीं है दोस्तों, ग्लूकोज में आयनिक यौगिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। और ये इसमें ना तो आयनिक यौगिक होता है, और ये जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करते हैं तो बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है और ऊर्जा देता है। तो इसमें आयनिक यौगिक नहीं होते, गलत हो गया। चीनी का सूत्र होता है C6H12O11H22, ठीक है, C11H22O11, हाँ ठीक है, गलती हो गया दोस्तों। C12H22O11, ठीक है, याद रखिएगा, 12 22 11, C12H22O11, ठीक है। हल्दी का नहीं हो गया, तो हमारा जो सूत्र हो जाएगा किसका होता है, तो खाने वाले साल्ट का जो होता है आयनिक यौगिक। प्लस और माइनस क्या है, यही तो आयनिक है, ये क्या है, आयनिक है। तो हमारा जो है किससे बनता है, तो खाने वाला नमक के द्वारा ही हमारा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक छात्र ने लोहे की कील ली, उन्हें 20 मिनट के लिए x बिलियन में डुबाया। कोई एक इस तरह से, 1 मिनट, कोई जो है इसमें 1 बिलियन है, और किस प्रकार का, तो x नाम का कोई बिलियन है, उसमें जो है छड़ को डुबा दिया जाता है। छड़ को क्या करते हैं, तो डुबा दिया जाता है। छड़ को डुबा दिया जाता है, ठीक है। छड़ को क्या करते हैं, तो डुबा देते हैं, डुबा दिया जाता है, ठीक है। कुछ देर बाद, यानी कुछ टाइम के बाद देखा कि लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया। अब बताइए, अगर इस पे जो है ये भूरा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, इस पे ये भूरा हो गया,
तो बताइए अब ये भूरा कैसे होगा। तो वही पूछ रहा है कि बिलियन एक्स की पहचान कीजिए, बिलियन जो है एक्स की पहचान कीजिए, यानी किल किस में डुबाई गई थी। तो अब बताइए जिंक के सल्फेट अगर हम लेंगे ZnSO4, तो हम जानते हैं कि लोहे पे जंग लगना और जंग लगने के लिए बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक का प्रयोग करते हैं, जो जिंक की परत चढ़ाते हैं, किसका, जिंक। तो ये इससे होगा, नहीं होगा। आयरन सल्फेट से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो खुद ही आयरन है, तो इसमें डुबाने पर हमारा क्या होता है, जंग लग जाएगा, भूरा रंग का हो जाएगा, नहीं होगा। भूरा का मतलब कह रहा है कि जंग लगना, जंग लगना, ठीक है। लेड सल्फेट में हम डालेंगे तो ये इसका रंग भूरा हो जाएगा, नहीं होगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि हम कहाँ पे रखेंगे, तो शीतल पे, शीतल पे यानी कि कोई पानी के अंदर में रखेंगे तो इसका रंग जो हो जाएगा भूरा हो जाएगा। तो हमारा कहाँ पे रखेंगे, तो कॉपर सल्फेट के बिलियन में अगर हम रखेंगे तो इसका रंग जो हो जाता है भूरा हो जाता है, ठीक है, भूरा हो जाता है इसका रंग कॉपर सल्फेट में रखने पे, ठीक है। तो हमारा जो एक्स बिलियन है, तो क्या कैसा बिलियन है, तो कॉपर सल्फेट का ही ये बिलियन है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। एक प्रतिरोध जिसका आर बराबर क्या है, आर बराबर है 10 ओम, ठीक है। वोल्ट कितना है दोस्तों, 10 वोल्ट की बैटरी है। 1 मिनट में यानी कि टाइम कितना दिया है दोस्तों, 1 मिनट दिया है, इसको सेकेंड में कर लेंगे, 60 सेकेंड, शक्ति और शक्ति और ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, शक्ति की मात्रा और ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर जो एग्ज़ाम सेंटर में सूत्र जानता है वो तो मार के चला आएगा, जो नहीं जानते हैं वो कुछ भी करते रह जाएंगे, लेकिन उनसे बनने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला जो होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को शक्ति बराबर और ऊष्मा बराबर हम बताते हैं, ठीक है। शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है V स्क्वायर यानी कि वोल्ट का स्क्वायर बटे बटे क्या होता है, R, क्या होता है, R होता है, ठीक है। और ऊष्मा बराबर होता है H बराबर I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। ये फार्मूला इतना होता है। तो हम आइए एक एक करके इस फार्मूले को बनाते हैं, बताते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, V स्क्वायर बटे R, ऊष्मा बराबर I स्क्वायर RT। आइए बनाते हैं इसको। चलिए तो हमारा जो दिया है R बराबर 10 ओम और वोल्ट बराबर 10 वोल्ट, ठीक है। तो हम निकालते हैं शक्ति बराबर, यानी कि P बराबर होता है V स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर बटा R। तो इसको निकालेंगे तो V का मान कितना हुआ, दिया हुआ है दोस्तों 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 1 मिनट, 10 का स्क्वायर 100 बटा R का मान कितना है 10, ये कट जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य और बचेगा कितना 10 वाट, कितना 10 वाट, यानी कि शक्ति बराबर कितना आ गया, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, तो 10 वाट हो गया। अब होता है क्या, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। हमें टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ था, टी हमारा कितना दिया है 60, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 1 सेकेंड, और हमें आई नहीं दिया है, यानी कि ये तो हमारा हो गया दोस्तों 1 मिनट, ये तो हमारा निकल गया। अब हमारे एच ऊष्मा बराबर निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो आई की ज़रूरत है, किसकी, आई की और समय की। तो आई बराबर निकालेंगे V बराबर IR, वोल्ट दिया हुआ है कितना 10, R कितना दिया हुआ था 10, तो निकल जाएगा कितना, I बराबर 1, I बराबर 1 निकल जाएगा,
1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई का मान 1 का स्क्वायर 1, आर का मान कितना हुआ 10 गुना 10, और ये 1 मिनट यानी 60 मिनट को किस में सेकेंड में करेंगे तो सेकेंड कितना 60, तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा दोस्तों 600 जूल हो जाएगा, 600 जूल हो जाएगा, जो कि हमारा कितना है 60 वाट और ये 600 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 नंबर, पी यानी शक्ति 10 वाट और एच यानी उष्मा 600 जूल, जो कि राइट आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और इस तरह से ही बनाइएगा। ठीक है, और फार्मूला तो आप रट के ही रखिए दोस्तों, बिना फार्मूला के नॉर्मिकल बनाइएगा नामुमकिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त है, यह ताप कमान और अन्य भौतिक स्थिति क्या होती है, स्थिर होती है। तो कैसे, किस नियम पर, तो V बराबर हम जानते हैं IR होता है। ठीक है, तो किसके अनुक्रमानुपाती है, वोल्टता के यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। V बटा क्या होता है R, तभी तो I होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, वोल्टता के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, वोल्टता के अनुक्रमानुपाती, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R, या फिर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो किस नियम पे, तो ये जो दिया हुआ है किस नियम के अनुसार, तो ये जो दिया है ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम का नियम। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर एक नॉर्मिकल है, चलिए इसको बनाइए दोस्तों, आप तो बहुत बनाते हैं नॉर्मिकल, बनाइए। एक नियत बल जो है F बराबर जो दिया हुआ है, 1 मिनट, F कितना दिया हुआ है दोस्तों 10 kg। नियत बल F बल बराबर 10 kg द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकेंड की अवधि के कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर वेग तक देता है, तो पर्याप्त बल F बराबर क्या है। यानी कि इसको बनाने के लिए यानी कि टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, और यह वस्तु जो है V1 6 मीटर पर सेकेंड और से बढ़कर V2 कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग एक बार ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिए। आपके सामने भी आंसर है, लेकिन हल करके बताइए, फार्मूला लगा के बताइए और इसको सोल्व कीजिए। जब तक आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का। ठीक है, थैंक यू, और ये सेशन यहीं तक रहेगा दोस्तों, और अगला सेशन आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट, ये अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैसेज आपके पास जाएगा, और आप ये क्वेश्चन करिए। आलतू फालतू क्वेश्चन करने से फ़ायदा है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए और ये थ्योरी पढ़िए, तभी आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, बेनिफिट होगा। ठीक है, बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा गेन होगा, देखिए। ठीक है, और सेट मारते रहिए दोस्तों, सेट नहीं छोड़िए, सेट मारिए। ठीक है, सेट चलता रहना चाहिए। ठीक है, सेट आप नहीं रोकिएगा, सेट मारते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।